मेरा नाम रमेश है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसा हादसा देखा था जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस हादसे से कई जिंदगियों पर असर पड़े थे। मैं अभी पढ़ाई कर रहा था। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाऊं, क्योंकि मेरे दो बड़े भाई थे और दोनों ही बिल्कुल नकारा थे। उन दोनों ने हमारे घर के हालात को काफ़ी अच्छी तरह से बिगाड़ दिया था, क्योंकि दोनों ही गलत संगतों में चले गए थे। हम 3 भाई थे। लोग मेरे पेरेंट्स से कहते थे कि आप लोग तो बड़े खुशनसीब हो जिनको 3 बेटे नसीब हुए हैं, क्योंकि लड़कों को तो लोग समझते हैं कि वो घर की सारी जिम्मेदारी को उठा लेते हैं। अगर मेरे माता पिता के 3 बेटों की जगह 3 बेटियां होती तो शायद लोग उन पर तरस खाकर कहते कि भगवान ने बेटियां दी हैं, इनका इकलौता पिता इन लोगों का खर्च कैसे पूरा कर रहा होगा। ये बात तो सूट भी करती थी, लेकिन जब लोग मेरे पेरेंट्स से कहते थे कि आपके तो मज़े हैं, आपके 3 बेटे आपको अपनी कमाई लाकर देते होंगे, ये बात मेरे माता पिता को कुछ हजम नहीं होती थी, क्योंकि मेरे दोनों भाई कामचोर थे और गलत लड़कों के साथ बैठकर सिगरेट पीते थे और लड़कियों को छेड़ते थे। उनको कोई काम धाम नहीं था, जबकि मैं बचपन से ही अपने नाना नानी के यहाँ पर रहा था। मेरी परवरिश उन्होंने ही की थी। मैं जब छोटा था, नाना तो तभी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब मैं जवान हो गया तो एक दिन नानी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब शायद नानी के घर पर मेरा अपना कोई नहीं बचा था। जो प्यार नाना नानी करते थे वो प्यार हर मामा या मामी नहीं करते। वैसे तो मेरे मामा मामी बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं उन लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं अपनी नानी के घर से अपने माता पिता के पास आ गया था। हालांकि मेरी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा मेरे पिता ही नानी के घर भेजते थे। मेरे माता पिता मुझसे बहुत खुश रहते थे और उन लोगों को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें थीं। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूं और उन लोगों का सहारा बनूं, जबकि मेरे दोनों बड़े भाई उन लोगों को काफ़ी हद तक परेशान कर चुके थे और उनको बीमारी की कगार तक ला चुके थे। वो दोनों अपनी औलाद के बिगड़ने की वजह से बीमार रहने लगे थे, लेकिन मैं उनकी परेशानी को अच्छी तरह से समझता था। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं अपने पेरेंट्स का आज्ञाकारी बेटा बनकर दिखाऊंगा। भले से ही उन लोगों ने मेरी परवरिश सिर्फ 7 साल तक ही की थी, लेकिन कहलाया तो मैं उनका ही बेटा जाऊंगा और हूँ भी उनका ही, इसलिए मुझे उनकी बहुत फिक्र थी। मुझे शुरू से ही जानवरों से बहुत प्यार था। मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। वैसे तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे जानवरों में था। मेरी पढ़ाई पर मेरे माता पिता ने काफ़ी सारे पैसे खर्च किए थे। ये तो अच्छा था कि मेरे पिता की काफ़ी सारी ज़मीनें थीं, उनको बेच कर वो गुजारा कर रहे थे। अगर वो भी नहीं होती तो शायद हम लोग जल्दी ही सड़क पर आ जाते। मुझे जानवरों में सबसे ज़्यादा घोड़ा पसंद था। इसी वजह से मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मुझे जानवरों के डॉक्टर के पास नौकरी मिल गई थी। इससे पहले मैंने कोई नौकरी नहीं की थी, सिर्फ मैं पढ़ाई ही कर रहा था। मैं इंसानों का डॉक्टर बनना चाहता था। जानवरों का डॉक्टर बनने से पहले मैंने एक अस्पताल में नौकरी करना शुरू किया था। मुझ में जानवरों का इंटरेस्ट देखते हुए वहाँ आने वाले एक जानवरों के सर्जन ने मुझे अपने पास असिस्टेंट रख लिया था। वो कहता था कि तुम जैसे लोग ही जानवरों की हिफाजत कर सकते हैं, जिनके अंदर जानवरों के दुख दर्द समझने की ताकत हो, जो जानवरों की फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझ सकें और उनके साथ नरमी से बिहेव कर सकें, जिन्हें जानवरों से प्यार हो। ऐसे ही डॉक्टर जानवरों का अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। मैं आज भी अपने क्लिनिक में मौजूद था। मैं क्लिनिक की सफाई कर रहा था। हमारे क्लिनिक में ज़्यादातर छोटे छोटे जानवर ही लाए जाते थे। कोई अपना कुत्ता लेकर आता था तो कोई अपनी रशियन कैट हमारे पास इलाज के लिए लेकर आता था। मेरी इस नौकरी से मेरे माता पिता भी बहुत खुश हुए थे। मैं अपनी सैलरी जाकर अपने माता पिता के हाथ में रखता था तो मेरे पिता गर्व महसूस करते थे। उनका कहना था कि आज पहली बार अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद की कमाई मेरे हाथ पर आई है, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। खुशी की वजह से उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। मैंने उन्हें तसल्ली दी थी कि मैं अपने दोनों भाइयों जैसा नहीं हूँ, मेरी वजह से कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आज हमारे क्लिनिक में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला था जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरी नज़र बाहर पड़ी तो एक छोटा सा लड़का, जिसकी उम्र लगभग 12 से 14 साल के करीब होगी, वो एक बीमार सी घोड़ी को लेकर आया था। घोड़ी को खड़ा हुआ देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ की शिकार है। मैंने जब उसे देखा तो हैरान रह गया था।
आज से पहले मैंने किसी जानवर की आंखों में इतनी तकलीफ नहीं देखी थी। उसकी आंखों में मुझे गम भी नजर आ रहा था, जैसे कि वो अपने मालिक से रिक्वेस्ट कर रही है। मैं जब बाहर आया तो वो लड़का रो रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहने लगा, मेरी घोड़ी के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो गया, मगर मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप मेरी घोड़ी का इलाज कर दो। मैंने उसे चौंकते हुए सवाल किया था कि तुम्हें इतनी कीमती घोड़ी किसने दी है, क्योंकि उस लड़के की हालत तो मजदूरों जैसी लग रही थी, जबकि उसके पास मौजूद घोड़ी काफी ज्यादा महंगी थी। मुझे जानवरों का बहुत शौक था, इसीलिए मुझे जानवरों के बारे में काफी सारी जानकारियां भी थी। उसकी कीमत ज्यादा थी क्योंकि वो नस्ल बढ़ाने वाली घोड़ी थी। मैंने उससे कहा कि सच सच बताओ कि ये घोड़ी तुम कहाँ से लेकर आए हो। उस लड़के ने फौरन ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और रोने लगा था। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उसने मुझसे कहा, अगर आपको पता चल जाए कि इस वक्त ये घोड़ी कितनी तकलीफ में है तो आप मुझसे कोई भी सवाल पूछने के बजाय इसका इलाज करना शुरू कर दोगे। आप कैसे जानवरों के डॉक्टर हो जिसे एक जानवर की तकलीफ का एहसास ही नहीं हो रहा। वो लड़का मुझे डॉक्टर समझ रहा था। इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी वो बातें बहुत समझदारी भरी कर रहा था। मैंने घोड़ी की तरफ देखा तो वो सच में बहुत बेचैन लग रही थी। मैंने बड़े डॉक्टर को बुलाया और उनसे कहा कि इस घोड़ी का क्या किया जाए। बड़े डॉक्टर सर्जन थे और वही इस क्लिनिक के मालिक थे। उन्होंने जब घोड़ी के पेट की तरफ देखा तो कहने लगे कि इसके साथ कुछ गड़बड़ लगती है। मैं डॉक्टर साहब की बात सुनकर चौंक गया था। उन्होंने कहा, इसका जल्द से जल्द अल्ट्रासाउंड करना होगा। हम कोई भी बात अंदाजा लगाकर नहीं कह सकते और ना ही अभी किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही कीमती जानवर है। इसके मालिक ने तो इसे महंगी कीमत देकर खरीदा होगा, इसलिए इस जानवर को वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने देखा था कि डॉक्टर साहब को भी इस घोड़ी की कीमत का अंदाजा था। सर्जन R.K. वर्मा के कहने पर मैं घोड़ी को अल्ट्रासाउंड रूम में लेकर चला गया। यह अल्ट्रासाउंड रूम काफी बड़ा था। ये स्पेशली बड़े ही जानवरों के लिए बनाया गया था। मैंने घोड़ी को प्यार करते हुए बड़ी मुश्किल से नीचे लिटाया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, और फिर उसका अल्ट्रासाउंड करना शुरू कर दिया। मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखना नहीं जानता था, मैं तो बस मशीन चलाना जानता था। मैं बस अल्ट्रासाउंड करके फ्री ही हुआ था कि क्लिनिक के दरवाजे पर अचानक शोर होना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है। बाहर क्या हो रहा था ये सब तो मुझे बाहर जाने के बाद ही पता चलने वाला था, इसलिए मैं जल्दी से भागकर बाहर गया तो वहां पर एक जवान लड़का खड़ा हुआ था। उस जवान लड़के की उम्र 20 से 30 साल के बीच में लग रही थी, जबकि उसके साथ एक जवान लड़की भी मौजूद थी। उस लड़की की उम्र तो मुश्किल से 19 या 20 साल की ही होगी। मैंने उन दोनों को देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। मैंने उन लोगों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर आकर इतना शोर क्यों मचा रहे हो। तो उन्होंने एक बड़ी ही अजीब बात कही। वो लड़का कहने लगा कि हम लोग तो यहाँ पर अपना जानवर लेने के लिए आए हैं, चलो जल्दी से हमें हमारा जानवर दे दो, हमें उसे जल्दी ही वापस लेकर जाना है। उनकी बातें सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि आखिर वो कौन से जानवर की बात कर रहे थे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे याद आया कि एक जानवर जो हमारे पास मौजूद है, शायद ये लोग उसी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि आपका वो जानवर तो खुद ही हमारे पास एडमिट करने के लिए लाया गया है। अगर आप उसकी बात कर रहे हो तो अभी उसका अल्ट्रासाउंड हो रहा है। हम अभी आधा अधूरा इलाज करके तो आपके जानवर को नहीं दे सकते। मैंने भी उनको गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कहा था। वो लोग मेरी बात सुनकर गुस्से से भड़क उठे थे। तभी वो लड़का कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे इतना बोलने की? तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ और मैं किसका बेटा हूँ। मैं तुम्हें खड़े खड़े खरीद सकता हूँ और तो और तुम्हें यहाँ से नौकरी से भी निकाल सकता हूँ। जाओ जाकर जल्दी से मेरी घोड़ी ले आओ, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। वो लड़का तो बहुत ज्यादा भड़क उठा था। मुझे उसे देखकर कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस जानवर का मैं अल्ट्रासाउंड करके आया था वो बहुत ज्यादा तकलीफ में था। मैं उसका इलाज हुए बिना ही इन लोगों को उसे नहीं दे सकता था। उस घोड़ी को इलाज की जरूरत थी। अब मुझे इन दोनों लड़का लड़की पर शक होने लगा था, क्योंकि कोई भी आम आदमी छोटी सी बात पर इतना भड़कता नहीं है, लेकिन ये लड़का जितना भड़क रहा था, इस हिसाब से तो साफ पता चल रहा था कि इसके दिल में कोई चोर जरूर है, या फिर ये खुद ही कोई चोर है जो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। इतने में ही डॉक्टर साहब आ गए थे। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, रमेश,
ये घोड़ी इस लड़के के हवाले कर दो। वैसे भी हम ऐसे जानवरों का इलाज नहीं करते जिनके मालिक उनके इलाज के लिए सीरियस ही न हो। ये लड़का और लड़की बहुत ही जल्दी में लग रहे थे। मुझे तो इन दोनों को देखकर कुछ गड़बड़ सी लग रही थी, पर मेरी समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साहब ने मुझे इन लोगों को घोड़ी देने के लिए क्यों कह दिया। वो बेचारी तकलीफ में थी, मैं उसका इलाज करना चाहता था। मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। मैं चाहता था कि उसका इलाज हो जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए, तब उसे अस्पताल से लेकर जाया जाए। वो दोनों इस घोड़ी का इलाज नहीं करवाना चाहते थे। मैं और डॉक्टर वर्मा दोनों ही उन लड़का और लड़की पर शक कर रहे थे। हमने घोड़ी उनके हवाले कर दी थी तो उन लोगों को कुछ सुकून आया था। वो जो बच्चा घोड़ी को यहाँ लेकर आया था वो बहुत ही खामोश था। अब वो कुछ नहीं बोल रहा था। उन दोनों लड़का लड़की ने बताया कि ये बच्चा तो हमारे घर का नौकर है। ये हमारी परमिशन के बिना ही हमारी घोड़ी को यहाँ लेकर आ गया था और हम अपनी घोड़ी को ढूंढ रहे थे। हमें पता चला कि ये यहाँ पर आया है तो हम इसको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। इसे तो ना तमीज़ है और ना ही तरीका है। आज ये मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा, बल्कि मैं इसे खड़े खड़े ही नौकरी से निकाल रहा हूँ। उस जवान लड़के ने छोटे बच्चे पर चिल्लाते हुए कहा था और छोटे बच्चे को नौकरी से निकाल दिया और कहने लगा कि कहीं और जाकर अपनी मनमानी करना। अब अगर तू मुझे मेरे घर के आसपास भी दिख गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो बच्चा उस लड़के की बात सुनकर रोने लगा था और कहने लगा कि मैं तुम्हारे अत्याचार की दास्तां सारी दुनिया को सुनाऊंगा। वो दोनों लड़का लड़की उस छोटे बच्चे की बात को इग्नोर करते हुए वहां से चले गए थे। आज हमारे क्लिनिक पर काफी हंगामा हो गया था। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बच्चा झूठ नहीं कह रहा, उसके दिल में कोई ना कोई ऐसी बात तो थी जो वो कहना चाह रहा था। बल्कि मुझे लग रहा था कि उसके मन में कोई तो ऐसा सच था जो वो हमें बताना चाहता था। मैंने डॉक्टर साहब से भी यही कहा था कि हमें इस केस को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था, मगर डॉक्टर साहब भी जिद में आ गए थे कि हम ऐसे लोगों के जानवरों की हिफाजत क्यों करें जबकि वो खुद ही अपने जानवर में दिलचस्पी नहीं रखते। मुझे तो अफसोस हो रहा था जब वो लोग अपनी घोड़ी को लेकर जा रहे थे तो वो बेचारी बहुत तकलीफ में थी और उसकी हालत बहुत गंभीर हो रही थी। इस बात की दिलचस्पी और इंटरेस्ट मेरे दिमाग में इस तरह भरा हुआ था कि मैं इस बच्चे के पीछे पीछे चल पड़ा था। डॉक्टर वर्मा मेरी आदत को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी। फिलहाल मैं इस लड़के के पीछे पीछे चला गया था और देखना चाहता था कि आखिर ये कहाँ जा रहा है। थोड़ी दूर जाकर वो एक जगह पर बैठ गया था और वहां बैठकर बुरी तरह से रोने लगा। उसको फूट फूट कर रोता हुआ देखकर मैं उसके करीब चला गया था और उससे पूछा था कि तुम्हें क्या हुआ है, नौकरी से निकल जाने का दुख हो रहा है। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे दुख अपनी नौकरी का नहीं बल्कि उस जानवर के जाने का दुख हो रहा है। मुझे इस जानवर की रखवाली के लिए रखा गया था। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत तरस आ रहा था। मैं उसका इलाज करवाने के लिए उसे तुम लोगों के पास ले आया। मुझे अपनी नौकरी चले जाने का बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं तो एक जीता जागता इंसान हूँ, कहीं भी चला जाऊंगा और कहीं भी रह लूंगा। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस उस जानवर के बिछड़ने का है। मुझे वो घोड़ी बहुत ज्यादा पसंद थी। पिछले 6 महीनों से मैं उसको बहुत प्यार से रख रहा था और उसकी रखवाली करता था। वो मेरे साथ बहुत खुश रहती थी। आज मुझसे उसकी तकलीफ नहीं देखी गई तो मालिक की परमिशन के बिना ही उसे आपके पास इलाज करवाने के लिए ले आया था। मगर ये लोग तो ना इंसान की तकलीफ समझ सकते हैं और ना ही बेजुबान जानवर की। ये लोग तो इंसान के साथ ही बुरा हशर करते हैं, तो फिर जानवर की तकलीफ को क्या समझेंगे। बस मुझे अपनी घोड़ी का दुख है और मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं 100% जानता हूँ कि उन लोगों ने उसके साथ कुछ जरूर गलत किया है, वरना कोई भी जानवर बेवजह इतनी तकलीफ में नहीं आता। वो तो पालतू जानवर थी, मैंने उसका बहुत ख्याल रखा था और मुझे बड़े मालिक ने इस नौकरी पर रखा था और स्पेशली मुझे उसका ख्याल रखने का काम दिया गया था। और आज देखो, छोटे मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो बच्चा मेरी तरफ देखकर कहने लगा, क्या आप मेरी एक बात मानोगे? ये कहकर उस बच्चे ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। उसको इस तरह से रोता हुआ और बिलखता हुआ देखकर मेरा दिल भी पिघल गया। मैंने कहा, हाँ तुम बताओ क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी ये बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आई थी और उसे कुछ हौसला मिला था। उस बच्चे ने जो मुझे बात बताई वो बड़ी ही अजीब सी थी। वो कहने लगा कि तुमने मेरी घोड़ी का अल्ट्रासाउंड किया है, अब तुम ऐसा करना कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जरूर देखना और अपने डॉक्टर को भी दिखाना। कम से कम सच तो तुम लोगों के सामने आ ही जाएगा।
अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते और तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है ऐसा करने की, तो तुम वो रिपोर्ट आते ही पुलिस को दे देना। जानवर के साथ भी बुरा करने का हक इंसान को नहीं है। आखिर जानवर भी तो एक इंसान के जैसा ही होता है, उसको भी तकलीफ होती है, उसके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। उस बच्चे की बातें तो बिल्कुल ठीक थीं। मुझे अब सच में उस कपल पर शक होने लगा था जो यहाँ से घोड़ी को लेकर गए थे। मैंने उस बच्चे से कहा, तुम मुझे उन दोनों के घर का पता दे दो, अगर कोई बात हुई तो हम उन तक आसानी से पहुँच सकेंगे। वो लड़का कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे क्लिनिक पर चलता हूँ, तुम चाहो तो अभी उस घोड़ी की रिपोर्ट देख सकते हो और तुम्हें भी सच का अंदाजा हो जाएगा और ये भी समझ आ जाएगा कि उन लोगों ने इस घोड़ी के साथ कैसा अत्याचार किया। ये लोग बहुत ज़्यादा जालिम लोग हैं। मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन शायद मैं अपनी बात को तुम्हें सही तरह से समझा नहीं सकता। उस बच्चे की बात पर मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया था और वो बच्चा मेरे साथ क्लिनिक आ गया। मैं उसे लेकर वापस क्लिनिक आया तो डॉक्टर वर्मा जा चुके थे क्योंकि उनके घर जाने का टाइम हो गया था। मेरे पास अल्ट्रासाउंड की वो रिपोर्ट सामने ही पड़ी हुई थी। अल्ट्रासाउंड के होते ही रिपोर्ट प्रिंट हो जाती है। मैंने वो रिपोर्ट वहाँ से उठा ली और उस बच्चे से कहा कि चलो हम किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं और उससे कहेंगे कि वो हमें ये रिपोर्ट पढ़कर सुना दे। हालांकि रिपोर्ट तो मैं भी पढ़ना जानता था क्योंकि मैं डॉक्टर के यहाँ काम करता था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि दूसरा कोई डॉक्टर इस घोड़े के बारे में क्या बताता है। मैं और वो लड़का राहुल एक करीब में बने हुए क्लिनिक पर चले गए थे। वहाँ जाकर जब हमने ये रिपोर्ट उस डॉक्टर को दिखाई तो वो डॉक्टर गुस्से से आंख बबूला हो गया था। उसकी आंखें तो जैसे गुस्से में जोश मार रही थी। ये देखकर उस डॉक्टर से रहा नहीं गया और उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट क्या सच है या फिर तुम लोग मुझसे कोई मजाक करने के लिए आए हो? तुम लोग कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैंने इनकार करते हुए सर हिला दिया और सारी बात भी बता दी। उनसे कहा कि हम लोग तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपसे पढ़वाने के लिए आए हैं। मैंने उसको ये नहीं बताया था कि मैं खुद भी डॉक्टर के यहाँ पर काम करता हूँ और इस रिपोर्ट को पढ़ चुका हूँ। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। उस डॉक्टर ने हमसे और भी पूछताछ की थी। वो कहने लगा कि तुम सच बताओ वरना बाद में तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि तुम लोगों ने जुर्म किया है। इसकी सजा बहुत बड़ी है और बहुत ही बुरी भी है। तुमने ये हरकत पता नहीं क्या सोच कर की। तुम में जरा भी इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? डॉक्टर की बात सुनकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं सोचने लगा कि कहीं सारा इल्जाम मेरे ऊपर ही ना आ जाए। मैंने उस बच्चे से कहा कि तुम अपना बयान रिकॉर्ड करवा दो। ऐसा लग रहा था कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है और फिर सीरियस होने वाली बात ही थी। कहीं हम लोग यहाँ पर फंस न जाएं। लेकिन फिर मेरे पास एक और तरीका भी था। मैं उनको बता सकता था कि मैं कहाँ से आया हूँ और कौन हूँ। इतनी ही देर में डॉक्टर साहब ने फोन पर हाथ रखा और करीब के ही पुलिस स्टेशन में कॉल कर दी। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आखिर ये सब क्यों और कैसे आ गया था। मैं कंफर्म करने के लिए इस डॉक्टर के पास आया था, लेकिन मैंने दिमाग नहीं लगाया कि मैं इस तरह से भी फंस सकता था। दरअसल इस घोड़ी के पेट में कुछ ऐसा था जिसके बारे में सुनकर शायद आप लोग भी चौंक जाएंगे। मुझे आज इस जानवर पर बहुत ही अफसोस हो रहा था। 5 मिनट बाद ही पुलिस भी आ गई थी। पुलिस की गाड़ी क्लिनिक के बाहर खड़ी हुई थी। डॉक्टर ने हम दोनों को पुलिस के सामने खड़ा कर दिया था और पुलिस वालों को पूरी बात बता दी थी। मुझे तो ये बात पता थी, लेकिन उस लड़के को ये बात पता नहीं थी। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। जब उसने ये बात सुनी तो उसने अपने कानों को हाथ लगा लिए थे। मैंने भी पुलिस को सारी बात बता दी थी। पुलिस ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था। ये मामला बहुत ज्यादा सीरियस था। पुलिस ने कहा था कि आपको हमारे साथ चलना होगा क्योंकि इस मामले में आप लोग भी शामिल हैं। मैं इस तरह से पछताने भी लगा था कि आखिर हम लोग ये किस केस में फंस गए। मुझे इस डॉक्टर को अपने बारे में पुलिस के आने से पहले ही बता देना चाहिए था, पर इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था और मुझे यहाँ की पुलिस पर पूरा भरोसा था। इसलिए मैं बेझिझक इस पुलिस की गाड़ी में बैठ गया था। अभी मुझे पुलिस को लेकर उन लोगों के घर भी जाना था जो लोग उस घोड़ी को लेकर गए थे। वो इस जानवर के मालिक थे, तो उन्हें ही पुलिस को जवाब देना था। थोड़ी देर के बाद गाड़ी उन लोगों के घर के बाहर पहुंच गई थी। पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनते ही घर में मौजूद सारे लोग बाहर आ गए थे और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मगर जब एक औरत पर मेरी नजर पड़ी तो मेरे भी पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी आंखें तो हैरानी की वजह से फटी की फटी रह गई थी और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपने सामने किसको देख रहा हूँ।
वो लड़की मुझे जानी पहचानी लग रही थी। मुझे याद नहीं आ रहा था, बस इतना पता था कि मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, कहीं ये मेरी कोई रिश्तेदार न हो। मैं अपने दिल में यही सब सोच रहा था कि कहीं वो मेरी जान पहचान के ना निकले। मैं उस टाइम बहुत ही परेशानी में उलझा हुआ था और परेशानी की वजह से मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस वालों ने उन लोगों से कोई भी सवाल किए भी नहीं, सबको हथकड़ियां पहनाकर गाड़ी में बैठा लिया। ये लोग पुलिस की गाड़ी में बैठे तो वो जवान लड़का बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था और पुलिस को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, मगर वो जवान लड़की बहुत ज्यादा खामोश थी, जैसे कि वो बहुत बेबस होकर बैठी हुई हो। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझसे अपनी नजरें चुरा रही थी। मैं समझ गया कि वो मुझे जरूर पहचानती है और जानती भी है, तभी तो वो मेरे सामने शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। हम लोगों को पुलिस स्टेशन पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था। हम लोग जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचे तो एक पुलिस ऑफिसर ने उस जवान लड़की को गिरेबान से पकड़ लिया और उसे अंदर ले गए थे। पुलिस का गुस्सा देखकर लग रहा था कि पुलिस को इस लड़के पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया हुआ था। मैंने सोचा कि मुझे इन लोगों के नौकर से एक बार और बात कर लेनी चाहिए, जो कि इन लोगों के साथ ही बैठा हुआ था, मगर पुलिस के तेवर देखकर मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इनमें से किसी से भी कोई बातचीत कर सकूं, क्योंकि मैं तो खुद ये सब कुछ देखकर हैरान रह गया था। ये केस सच में बहुत ही ज्यादा उलझा देने वाला था। वैसे भी इनमें से मैं किसी को नहीं जानता था। मुझे लोगों से ज्यादा नए नए तरीके की बातें भी करना आती थी। मैं सिर्फ अपने काम से काम ही रखता था। मुझे पक्का यकीन था कि मुझे थोड़ी ही देर में यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने अपने सीनियर डॉक्टर वर्मा का नाम भी बता दिया था, जिनके पास मैं असिस्टेंट की नौकरी करता था। पुलिस स्टेशन में मामूली सी कार्यवाही करने के बाद मुझे बाइज्जत रिहा कर दिया गया था। जब मैं पुलिस स्टेशन से वापस आया तो डॉक्टर वर्मा मेरा इंतजार कर रहे थे। आते ही वो मुझ पर बरस पड़े और बोले, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इन हरकतों से दूर रहा करो। तुम जानते भी हो कि तुम्हारी इन हरकतों से हमारे क्लिनिक का नाम बदनाम हो सकता है, मगर तुम ऐसे हो ही नहीं कि तुम मेरी बात मान लो। अगर आगे से तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। जानते भी हो कि उस लड़के के साथ क्या हुआ जो अपनी घोड़ी यहाँ से लेकर गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि डॉक्टर वर्मा किस तरह की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी बात को समझ नहीं पाया था और सर हिलाने लगा तो वो कहने लगे कि उस लड़के ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और तो और मेरे पास वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी नहीं है कि मैं देख सकूं कि आखिर उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया है। मगर पुलिस स्टेशन में मुझे यही बताया गया कि उस लड़के के जुर्म की सजा फांसी से कम नहीं है और वो इस दुनिया में नहीं रह सकता, क्योंकि आरोपी लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। इस बात ने तो मुझे हैरान कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उस घोड़ी का मालिक इतना बड़ा गुनाह कर देगा कि उसे इस दुनिया से ही जाना पड़ेगा और अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। मैंने डॉक्टर वर्मा से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की थी और ना ही कोई जिद की थी और ना ही उनसे पूछा कि असल बात क्या है, क्योंकि मैं पहले से ही इस बात को जानता था। उनको मैंने ऐसे ही रिएक्ट करके दिखाया जैसे मैं कुछ नहीं जानता हूँ। एक बार मैं उनकी बात ना मानकर उनके गुस्से में बढ़ावा पैदा कर चुका था, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता था कि अगर उन्हें पता चल गया कि वो रिपोर्ट मैंने ही उनके लैब से उठाई थी और तो और मैं ही पुलिस स्टेशन गया था, तो इस बात पर उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। मैं उन्हें और ज्यादा तंग नहीं करना चाहता था, मगर मेरे दिल में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे थे। मैं बस ये जानना चाहता था कि आखिर उस आदमी ने ऐसा क्यों किया था। लेकिन फिलहाल अभी मेरे घर पर मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं इस मामले को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था और इधर डॉक्टर वर्मा को भी मैं और ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। इसलिए मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा और अपनी नौकरी के दौरान इस बात को भूलने की कोशिश की थी। उस लड़के को फांसी की सजा भी हो गई थी, क्योंकि वो इसी का हकदार था। वो फांसी पर चढ़ गया और इस दुनिया से भी चला गया, और तो और ये केस भी बंद हो गया था। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता चला था कि उस लड़के ने ऐसा क्यों किया था। ना ही मैं डॉक्टर वर्मा से इस बारे में कुछ पूछ सकता था और ना ही इस बारे में कोई डिस्कशन कर सकता था, क्योंकि अभी उनको मेरी करतूत के बारे में नहीं पता था। दिवाली की छुट्टियां हुई तो डॉक्टर वर्मा ने मुझे मेरी ईमानदारी के बदले में कोई इनाम देने का पूछा था। मैंने उनसे कहा था कि मैं कुछ दिनों की छुट्टियों पर अपने माता पिता के साथ रहना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मेरे माता पिता की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही। मैं कुछ दिन उनके साथ रहना चाहता हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता था
कि अपने घर में कुछ दिन परमानेंट रहने पर मुझे इस सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, जिसने नौकरी करते हुए लगातार मुझे इस उलझन में उलझाए रखा था। मैंने डॉक्टर वर्मा से 15 दिन की छुट्टी ले ली थी और मैं 2 दिन से लगातार अपने घर में ही था। मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि मेरे चाचा की बेटी सोनाक्षी, जो इन दिनों हमारे ही शहर में रह रही है, वो आज हमारे घर पर आने वाली है। सोनाक्षी जब हमारे घर पर आई तो मैं उसे देखते ही पहचान गया था। वो मेरे चाचा की बेटी थी। मेरे चाचा तो दुबई में रहते थे और वो भी उनके साथ वहीं पर रहने के लिए चली गई थी, लेकिन उसे तो मैंने अपने शहर में ही देखा था। और मेरी माँ बता रही थी कि वो दुबई से ही आज हमारे घर आ रही है। उसने मुझे देखा तो वो मुझसे इस तरह से छुप रही थी जैसे उसे मुझसे कोई नुकसान पहुंचा हो। मैं उसे बड़ी हैरानी से देख रहा था। सोनाक्षी से बातचीत करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं उसे पहले भी जानता था, लेकिन काफ़ी सालों से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि वो मेरे चाचा की बेटी थी और मेरे घर पर कभी कभी आ जाया करती थी। लेकिन मैं तो परमानेंट अपनी नानी के घर पर ही रहा था। मेरे चाचा की फैमिली दुबई में चली गई थी, इसलिए मेरी सोनाक्षी से मुलाकात काफ़ी सालों बाद हुई थी। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी तो मैं भी खामोशी रहा, लेकिन फिर उसकी बेचैनी उसको मेरे पास खींच ही ले आई थी। पता नहीं उसे किस बात की बेचैनी हो रही थी। वो बार बार मुझे देखती और ऐसा लगता जैसे वो मुझसे कोई बातचीत करना चाहती हो। तभी मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? तो वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि भगवान के लिए मेरा ये राज अपने पास ही रखना। प्लीज़ अपने मम्मी पापा को इस बारे में कुछ मत बताना कि तुम मुझे पहले भी इस शहर में देख चुके हो। किसी को मत बताना कि तुमने मुझे वहाँ पर देखा था, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा को क्या, बाकी सारे रिश्तेदार भी यही जानते हैं कि मैं अभी भी दुबई में ही हूँ। प्लीज़ किसी को मत बताना कि तुमने मुझे किस हालत में देखा था, और वो घोड़ी वाली बात भी किसी को मत बताना, वरना मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। मैं सोनाक्षी को बड़ी हैरानी से देखने लगा था। मैंने उससे कहा कि आखिर उस घोड़ी की मौत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, और वो लड़का, उसके साथ तो तुम ऐसे थे जैसे वो तुम्हारा हस्बैंड हो। वो कहने लगी, हाँ बात ऐसी ही थी, मैं उसके साथ घूम रही थी, पर मैं उसकी पत्नी नहीं थी, वो मेरा हस्बैंड नहीं था। तुम ये बात यहाँ किसी को बताओगे तो मेरे लिए जीना दुश्वार हो जाएगा। भगवान के लिए तुम ये सीक्रेट अपने पास ही रखना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सब जानने के लिए बहुत सारे सवाल होंगे, और तुम ये भी जानना चाहते होगे कि उस घोड़ी के साथ मेरा क्या संबंध था। इसलिए मैं तुम्हें सच सच बता दूंगी। मेरे दिल में बहुत सारे एहसास थे। मैंने जो किया, मुझे उनका अफसोस सारी जिंदगी रहेगा। मगर क्या करती, एक औरत भी तो मर्द की बातों में आ जाती है और बेवकूफ़ बन जाती है। मोहब्बत की झांसे में आसानी से आ जाती है। मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसे इंसान के बहकावे में आ जाऊंगी, मगर तुम खुद ही देख लो कि मैं आज किस हालत में तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ। जब हम लोग दुबई गए थे तो मुझे रोहन से प्यार हो गया था। ये इंडियन था, इसलिए मैंने इस पर आसानी से भरोसा कर लिया। इसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। हालांकि मेरे माता पिता इससे मेरी शादी करने पर तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं रोहन के साथ भागकर इंडिया आ गई थी। इस बारे में किसी को नहीं पता था कि मैं उसके साथ भागकर कहाँ गई हूँ। मैं घर पर लेटर लिखकर छोड़ आई थी कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। जब रोहन मुझे यहाँ पर लेकर आया तो उसने मेरे साथ शादी नहीं की, बल्कि मेरी इज्जत का गलत फायदा उठाया था। उसने दुबई में कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन जब वो मुझे यहाँ लेकर आया तो बिना शादी किए ही मैं और रोहन एक बच्चे के माता पिता बन गए थे। वो मुझसे कहने लगा कि ये बहुत गलत हो गया, मैं इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अगर मेरे पेरेंट्स को इस बारे में पता चल गया तो मेरे पेरेंट्स हम दोनों की जान ले लेंगे। रोहन ने मेरे बच्चे को मौत की वादी में उतार दिया था। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत रोई थी, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। और आगे की बात सुनकर तो तुम यकीन नहीं कर पाओगे कि उस बच्चे को लोगों की नज़र से छुपाने के लिए, जब उसे कोई ठिकाना नहीं मिला कि इस बच्चे को लोगों की नज़र से छुपा सकें, तो उसने मेरे बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके अपनी घोड़ी के चारे में मिलाकर उसे खिला दिया। क्योंकि आज तक न जाने ऐसे कितने हादसे हो चुके हैं कि कोई भी अगर किसी की लाश को छुपाने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे ढूंढ ही निकालती है। लेकिन रोहन इस प्लान में भी फेल हो गया था। तुम जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डॉक्टर के पास लेकर चले गए थे, अपने इस राज को छुपाने के लिए ही तो उसने इस जानवर का इस्तेमाल किया था। मेरे बच्चे के मांस के टुकड़े जब चारे में मिल गए तो घोड़ी ने उसको खा लिया था।
उसके बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और जब तुमने अल्ट्रासाउंड किया तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मेरे बच्चे के मांस के टुकड़े घोड़ी के पेट में साफ नजर आने लगे थे। मैंने उसे बताया कि बात मैं अच्छे तरीके से जानता था कि घोड़ी के पेट में इंसान के मांस के टुकड़े हैं, लेकिन अभी मैं ज्यादा परफेक्ट असिस्टेंट नहीं हूँ, इसलिए अपनी इस बात को कंफर्म करने के लिए मैं दूसरे डॉक्टर के पास उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को नौकर के साथ लेकर चला गया था। सोनाक्षी ने बताया कि वो घोड़ी रोहन के पिता की थी और उसकी रखवाली करने के लिए उस 14 साल के बच्चे को रखा गया था, क्योंकि वो घोड़ी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी और रोहन के पिता को जानवर पालने का बहुत शौक था। रोहन ने अपने ही घर के जानवर के साथ ऐसा किया था और उसको उसके किए की सजा मिल गई। रोहन पहले सलाखों के पीछे और फिर कत्ल के जुर्म में इस दुनिया से चला गया, क्योंकि सोनाक्षी ने भी पुलिस को सारी बात बता दी थी, जिसकी वजह से रोहन का बचना तो इम्पॉसिबल हो गया था। वो अपने पिता के सामने उनकी नजरों में गिरना नहीं चाहता था, इसलिए आज वो भगवान की नजरों में भी गिर गया और अपनी जान से भी हाथ धो बैठा। सोनाक्षी अपनी कहानी बताने के बाद बहुत रो रही थी, क्योंकि उसने भी तो अपने माता पिता को रोहन की खातिर धोखा दिया था। सोनाक्षी को मैंने रेंट पर एक कमरा दिलवा दिया। अब वो जॉब करती है और अपने माता पिता से माफी मांगने की काफी कोशिश कर रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके लिए प्रार्थना करें। मेरे चाचा चाची उसे माफ कर दें, उसे और उसे रहने की जगह दे दें, क्योंकि मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। अब सोनाक्षी से गलती हो गई थी, जिसकी सजा तो उसे मिल गई है, बल्कि बहुत बड़ी मिली है। मैं तो अपनी क्लिनिक वाली जॉब में ही खुश हूँ। मेरे माता पिता भी मेरे ऊपर गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।